देखिएगा वाक्य और उसके प्रकार। जनरली यदि अपन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन अध्ययन के तौर पर अपन 5 प्रकार के वाक्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा जब वाक्य के प्रकार की बात आती है तो कई विद्यार्थी ये सोचते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये एक्चुअली वाक्य के प्रकार होते हैं, सेंटेंस के प्रकार होते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको देखें, अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई भी इंग्लिश में कंटेंट नहीं होता है, कोई टॉपिक नहीं होता है जो सेंटेंस से परे होता है, क्योंकि वहां पर सेंटेंस का यूज ऑब्वियस है ना, ऑब्वियसली वहां पर यूज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अध्ययन कितने प्रकार का कर लेना चाहिए? 5 प्रकार का कर लेना चाहिए। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्चुअली सेंटेंस नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता है, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और मेन चीज ये है कि उसको पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक सेंटेंस के प्रकार की बात करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, पहले जो अपन सेंटेंस की बात करें वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिसको आप कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन का मतलब है एक स्टेटमेंट का यूज होता है, एक स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसमें डिक्लेरेशन होता है, स्टेटमेंट होता है। और ध्यान रखिएगा हमेशा स्टेटमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कौन सा? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा कि जो पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें डिक्लेरेशन होती है, स्टेटमेंट होता है, और ये स्टेटमेंट 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव जिसको आप अफर्मेटिव कह सकते हैं और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने सामने इसके 2 प्रकार निकल के आए हैं। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको आप क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब इसको समझिएगा। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सीधी सी बात है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसा कंटेंट रखता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट। और नेगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसा स्टेटमेंट रखेगा? नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को अपन अगर अच्छी तरह से समझें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनकी बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, आप उनको हमेशा पुट डाउन कीजिएगा। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वो विदाउट ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में कितनी होती है? टोटल 24 होती है। प्राइमरी कितनी होती है? 11। मॉडल्स कितनी होती है? 13 और 11। जो टोटल ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कितनी होती है? 24। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो विदाउट ऑक्सिलरीज भी बना सकते हैं। विदाउट ऑक्सिलरीज भी बड़े संक्षिप्त में लिख देता हूं, पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है, संभव है। यू कैन फॉर्म एन अफर्मेटिव और अ पॉजिटिव सेंटेंस विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज। यदि आप एक सकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बिना ऑक्सिलरीज का यूज किए, बिना हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब का यूज किए भी आप बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बिना ऑक्सिलरीज के ही पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। ऑक्सिलरीज का यूज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विदाउट ऑक्सिलरीज, बिना हेल्पिंग वर्ब के क्या है, इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, कंपल्सरी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। यदि आप एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फॉर्म ए नेगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू यूज सच एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, 24 में से आपको एक ना एक क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज उसमें आपको करना होगा। अब देखिएगा, स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में बात कर रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज नहीं होता, डू वर्ब्स का यूज कभी नहीं होता है। मतलब डू वर्ब्स कौन सी होती है, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मैं यहां पर इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता रहा हूं कि डू वर्ब्स का यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना हो तो ऐसा कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। जबकि यहां पर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। यू कांट फॉर्म such a negative sentence without using any kind of auxiliary verb, helping verb। यदि आप helping verb सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। लेकिन स्पेशली यहां पे ध्यान रखना, डू वर्ब्स का यूज तो कभी नहीं होता है, नेवर। किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिएगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। यहां पर देखिएगा, तो यहां पे अपन ने समझने का प्रयास किया है कि अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव में स्पेशली क्या डिफरेंस होता है। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आप डू, डज, डिड का यूज कभी नहीं होता है। किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। यदि अपन इसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ही डज नॉट टेल अ लाई। He does not tell a lie। अब यहां पे देखिएगा, स्पेशली जब अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया, हालांकि वो टेंस में अपन पूरी बात करेंगे, ठीक है ना, टेंस और एस्पेक्ट्स पढ़ते समय। अब यहां देखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे देखिएगा सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, डज का यूज हुआ है। लेकिन कहने का मतलब यह है, बिना हेल्पिंग वर्ब के अपन यहाँ पे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं और यूज कर भी सकते हैं। लेकिन बिना यूज किए भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये कंपलसरी है, कंपल्सन है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यू आर playing football nowadays। You are playing football nowadays। I know, मैं जानता हूं कि आप इन दिनों जो है फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहां देखिएगा, दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के, जबकि यहां पर आपने किसका यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैं अगर बात करूं, आई हैव नॉट फिनिश्ड द लेसन
द लेसन सोफा। फिलहाल अभी तक मैंने जो है वो लेसन फिनिश नहीं किया है। तो यहां पर देखिएगा आपने किसका प्रयोग किया, नॉट का यूज किया और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। ठीक है, अब देखिएगा एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आई हैव नो बुक्स टू रीड। आई हैव नो बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने को कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कई बार अपन ये सोचते हैं यहाँ पे नो का प्रयोग हुआ है तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिएगा नो और नॉट। नो क्या है, डिटरमिनर। नो क्या है, डिटरमिनर, जबकि नॉट क्या है, एडवर्ब। हालांकि दोनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं, नो भी नेगेटिव मीनिंग देगा, नॉट भी नेगेटिव मीनिंग देगा, लेकिन नो डिटरमिनर के रूप में यूज होता है और इसका जो मीनिंग है वो है लैक ऑफ, जो है लैक ऑफ किसी चीज की पर्याप्तता नहीं होना, कमी होना। जबकि नॉट है वो एडवर्ब है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी, वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। लेकिन यहाँ पे नॉट जो है सीधे किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब को, और कैसा मीनिंग देती है, नेगेटिव। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, आई डिड नॉट नो हिम। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, मेन वर्ब का यूज हुआ है। नॉट यहाँ पर किसके रूप में आ रखी है, एडवर्ब के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, नो का यूज डिटरमिनर के रूप में होता है। इस नो के यूज का मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता, जबकि नॉट है वो एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है, नेगेटिव मीनिंग रखती है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये भी एक शर्त है, कंडीशन है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ में किसका यूज करना होगा, नॉट का यूज करना होगा। हालांकि आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, डिडंट, ठीक है ना, डिडंट। और इस पे अगर हम बात करें, जो इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरीज होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में किसके साथ में प्रयुक्त हो सकती है, नॉट के साथ में प्रयुक्त हो सकती है। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, आर नॉट, आरंट, डिड नॉट, डिडंट। ये जो कहलाती है वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसके साथ में बनती है, नॉट के साथ में बनती है। और जो ऐसी वर्ब्स नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाती है उनको एनोमेलस फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। एनोमेलस फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो मैं सोचता हूं आपने असर्टिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझा होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, जिसमें दो प्रकार आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट शो करता है और नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव स्टेटमेंट शो करता है। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं काइंड नंबर 2 पे। और दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार आपका आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप कह सकते हैं क्वेश्चनिंग सेंटेंस। वाक्य का प्रकार नंबर 2 कौन सा, क्वेश्चनिंग और इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चनिंग और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा यहाँ पे, आस्किंग अ क्वेश्चन, आस्किंग अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसको क्वेश्चनिंग सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशन इसकी क्या जरूरी है, आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाए, तभी आप कह सकते हैं वो एक प्रकार का क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, वो एक प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब अपन इसकी बात करते हैं तो देखो
जिस तरह से अपन ने नेगेटिव सेंटेंस में कंडीशन रखी थी वही कंडीशन यहाँ पे है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चनिंग सेंटेंस नहीं बना सकते। Without using any auxiliaries you can't form a kind of questioning sentence। आप प्रश्नवाचक वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज किए नहीं बना सकते। प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य की तरह हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग करना आवश्यक है। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखिएगा, जो आपने एसरेटिव सेंटेंस पढ़ा और एसरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो वहां पर क्या है कंडीशन कि एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन क्वेश्चनिंग सेंटेंस की कंडीशन ये है कि हमेशा अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। एसरेटिव सेंटेंस जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं वहां पर उनके अंत में हमेशा क्या लगता है? फुल स्टॉप का यूज होता है, पूर्ण विराम का यूज होता है। जबकि क्वेश्चनिंग सेंटेंस जो होते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस जो है अपने अंत में हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क का यूज लेता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो दो शर्तें होंगी, एक तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चनिंग सेंटेंस नहीं बना सकते, एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस के एंडिंग में हमेशा क्या लगाओगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब अपन बात करते हैं इसके तीन मुख्य प्रकार के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है वो मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा WH टाइप क्वेश्चन और तीसरा टेल क्वेश्चन। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन और तीसरा होता है टेल क्वेश्चन। अब देखिएगा यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं? always begins with helping verb। यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा शुरू किसके साथ में होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। WH टाइप क्वेश्चन हमेशा always begins with a WH word एडिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो WH टाइप क्वेश्चन है वो हमेशा शुरू किससे होंगे? WH वर्ड से होंगे और WH वर्ड के बाद वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होना आवश्यक है। और कई बार जैसे आप विच को ले लेवे, व्हाट को ले लेवे, मतलब कि कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जो अपने बाद में नाउन लेकर फिर बाद में वर्ब लेते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप WH वर्ड के बाद में नाउन लेते हैं तो वो कंजंक्शन का काम करने लग जाता है। जैसे अपन एक पांचवा प्रकार पढ़ेंगे वाक्य का, ठीक है, जो लास्ट है, ठीक है, वहां पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। तो WH वर्ड के अलग अलग फंक्शन होते हैं। प्रोनाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, कंजंक्शन का काम कर सकता है। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। WH टाइप क्वेश्चन किससे शुरू होगा? WH वर्ड से। टैग क्वेश्चन, ध्यान देवें, टैग क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, तीन चीजें रखता है। टैग क्वेश्चन में केवल तीन चीजें आती है, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है। ठीक है, अगर टैग क्वेश्चन नेगेशन में लोगे आप, नेगेटिव में लोगे, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होने की स्थिति में इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? नेगेटिव नॉट का प्रयोग होगा। तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, फ्रीली उसका यूज जो है नहीं होगा। अब देखिएगा यस नो टाइप क्वेश्चन जो हमेशा शुरू किससे क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, इसका आंसर आप हमेशा यस
नो टाइप में देंगे। किस में देंगे? यस नो टाइप में देंगे। यस के बाद हमेशा अफर्मेटिव स्टेटमेंट आएगा। यस के बाद हमेशा अफर्मेटिव स्टेटमेंट आएगा, जबकि नो के बाद हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। नो के बाद हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, डू यू नो मी, डू यू नो मी, तो यहां पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और उसके बाद में फॉलो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। क्लियर? तो अब देखिएगा यदि आपको इसका आंसर देना है, यदि अफर्मेशन में देना है, यस आई नो यू, यस आई नो यू वेरी वेल, जो भी है फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में सेकंड पर्सन है तो आंसर में वो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है यदि आपका आंसर अफर्मेशन है, पॉजिटिव है, तो यस और उसके बाद में स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और यदि आपका आंसर नेगेटिव है तो नो आई डोंट नो यू। ओके, तो यहां पे देखिएगा नो, उसके बाद में कॉमास और वापस स्टेटमेंट कैसा आया? नेगेटिव। क्लियर? यस पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो नेगेटिव स्टेटमेंट। WH टाइप क्वेश्चन में क्या है? WH वर्ड आएगा, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब जनरली, उसके बाद में सब्जेक्ट जहां पर नाउन या प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद में मेन वर्ब और अंत में क्या आता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चनिंग मार्क आता है। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट इट, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन है वो आंसर की डिमांड या तो अफर्मेशन में या नेगेटिव सेंस में डिमांड रखता है, या तो आपको आंसर देना होता है यस स्ट्रक्चर में या नो स्ट्रक्चर में। जबकि WH टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर हमेशा डेस्क्रिप्टिव होता है। कैसा होता है? डेस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है ना, वो शॉर्ट टाइप हो सकता है, लॉन्ग टाइप हो सकता है, लॉन्ग टाइप हो सकता है ना, छोटे प्रकार के या बड़े प्रकार के। लेकिन जो WH टाइप क्वेश्चन है वो हमेशा डेस्क्रिप्टिव आंसर की डिमांड रखते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, अंत में क्या आ रहा है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे व्हाट थिंग्स डू यू लाइक मोस्ट। यहां पे देखिएगा, यहां पर मैंने व्हाट WH वर्ड लिया, उसके बाद में क्या लिया? नाउन। ठीक है ना, लेकिन यहां पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में रियल सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा WH वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, तो WH वर्ड के साथ में किसी नाउन का यूज भी हो सकता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है ना, और WH टाइप क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा डेस्क्रिप्टिव देना होता है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं टैग क्वेश्चन। बहुत जनरल चीज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में अपन ये ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव टैग क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। ये ध्यान रखें आप। आई डिड इट, आई डिड इट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है ना, अब यहां पे देखिएगा सब्जेक्ट है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। डू की सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था बिना हेल्पिंग वर्ब के आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। मेन वर्ब का आपको यूज करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म
तो आपको पता चला है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आप केवल सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में किसका यूज करोगे आप, नॉट का, डिडंट। और यहाँ पर प्रोनाउन है ऑलरेडी, अगर यहाँ पे नाउन भी होता तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया जाता। तो यहाँ पे हमेशा टैग क्वेश्चन में प्रोनाउन का यूज होता है, डिडंट आई, और यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा रोहित has selected या इस एग्जाम्पल को यूं ले लीजिएगा, रोहित हैज already taken part in it. रोहित हैज ऑलरेडी टेकन पार्ट इन इट। अभी क्या लगा दीजिए, कॉमास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन वर्ब का यूज किया, और यहाँ पे देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कीजिएगा, हैज, और स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, या प्रोनाउन था तो टैग क्वेश्चन में प्रोनाउन आया, यहाँ पर नाउन है तो टैग क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रोनाउन। ओके, आई डिड इट, डिडंट आई, रोहित हैज ऑलरेडी टेकन पार्ट इन इट। टेक पार्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे देखिएगा हैजंट ही, हेल्पिंग वर्ब से नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग क्वेश्चन। और अगर नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे he does not write down any word, वह एडवर्ब का यूज भी कर सकते हैं, कोई शब्द अक्सर नहीं लिखता है, he does not write down any word। तो यहाँ पे देखिएगा क्या किया आपने, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनेगा, डज ही, और क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे देखिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव है। और टैग क्वेश्चन में आप किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। अगर एग्जैक्टली प्रोनाउन है तो फिर प्रोनाउन का ही यूज होगा, और नाउन है तो फिर उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, नाउन की जगह आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा, वहां पर जेंडर का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। और अंत में आप क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चनिंग सेंटेंस, यस नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप और टैग क्वेश्चन, 3 प्रकार के। तो यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस का जो चौथा प्रकार है, लेट से शुरू होने वाला, क्लियर। लेट, उसके बाद में किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर यूज हो तो, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इंग्लिश में, वो क्या है, वो ये है कि यदि सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो लेट के ठीक बाद आने वाला सब्जेक्ट वो हमेशा कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अदरवाइज क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा लेट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे देखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, पता लगाने का तरीका क्या है।
जहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब को फाइंड आउट करो। मेन वर्ब से पहले हमेशा कौन होगा? सब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब के बाद आप अपन ने क्या पढ़ा? SVOCA, ठीक है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, एडवर्ब है कि नहीं है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? इसका पता आप इस तरीके से लगाएंगे कि वर्ब से दो क्वेश्चन पुट अप किए जाए, वर्ब से दो क्वेश्चन पुट अप किए जाए, ठीक है। जैसे हिंदी में आप बात करते हो क्या और किसको, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है? वर्ब से दो क्वेश्चन पुट अप कीजिएगा, व्हाट या whom, व्हाट या whom। अगर उसका आंसर आपको मिलता है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हाट किसका कौन सा ऑब्जेक्ट का आंसर देता है? कौन से ऑब्जेक्ट का पता चलता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यदि दोनों में से एक ही जवाब है तो वो ऑब्जेक्ट है, और दोनों का जवाब है तो व्हाट किसको सजेस्ट करेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा, let him sing a song, let him sing a song। यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में मेन वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए था? आई। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए था? ही। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? लेट के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। कॉमन एरर का बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, तो देखिएगा, let me help her। अब यहां पे देखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? लेट से। मी यहां पर किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मी आ रहा है। उसकी शर्त क्या है? लेट के बाद आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और यहाँ पे देखिएगा, मेन वर्ब के बाद कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है लेट के बाद अगर आ रहा है तो वो कौन से केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा। तो ये हुए आपके 4 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अपन नेक्स्ट लेके चलते हैं चौथा जो प्रकार है उसकी ओर। तो सेंटेंस में 3 अपन ने काइंड्स पढ़े। पहला एसरेटिव डिक्लेरेटिव, दूसरा क्वेश्चनिंग या इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, और उनके प्रकार पढ़े। चौथा यहां पर अपन बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? और पांचवा यहां पर जो अपन चर्चा करेंगे वो है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा जो सेंटेंस होगा वो आपका कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि सेंटेंस हैज 4 काइंड्स। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, बट वी हैव टू स्टडी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन हमें 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करना चाहिए या अध्ययन करना होगा। क्यों ना उसका भी कोई इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने 5 नाम आपके सामने लिख दिए हैं, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां पे देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस और यहां पे देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं चीज कि इनमें से कौन सा जो वाक्य का वास्तविक प्रकार नहीं माना जाता, तो वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? क्यों? यहां पे देखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैं पहले स्ट्रक्चर बता दूं कि ये हमेशा बिगिन विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विच इज माई। ये हमेशा मैं मॉडल से शुरू होता है, और इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। अब यहां पर देखिएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। मैं मॉडल की विशेषता क्या होगी? सॉरी,
ऑप्टेटिव सेंटेंस की विशेषता क्या होगी? शुरू किससे होगा? हमेशा मैं मॉडल से। मैं मॉडल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब। और फिनिश किसके साथ में होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्लियर? यहां पे देखिएगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हमेशा अपने एंड में क्या लेता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी साइन लेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लेगा। तो यहां पर देखिएगा पहली चीज, मे मॉडल। और मॉडल अपन किस में अध्ययन करते हैं? मॉडल का ऑक्सिलरीज में। ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए। क्लियर? साइन ऑफ इंटरोगेशन यहां पर नहीं आ रहा। मे मॉडल से शुरू होना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना, जहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए। और इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर एक वास्तविक सेंटेंस के प्रकार का नहीं होता है। और यही कारण है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को वास्तविक एक्चुअल काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं माना जाता है। तो जरूरत कहां है इसकी? विश, कार्ड्स या प्रे को शो करने के लिए कौन से सेंटेंस का प्रयोग होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। विश कामना करना, प्रे प्रार्थना करना किसी के लिए, कार्ड्स अभिशाप करना किसी के लिए। और इस प्रकार की जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने का जो वाक्य का प्रकार है वो कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब देखिए लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किसके लिए करोगे? विश, कार्ड्स या प्रे शो करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखो मेन मॉडल का यूज हो रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। यहां हमेशा ध्यान रखें मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? समझ में आ गई बात ये? तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मे यू गेट वेल सून। मे यू गेट वेल सून। मे ही fall in hell. May he fall in hell. May you both be happy. यहां पे देखिएगा तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं जिसमें अपन विश, कार्ड्स या प्रे कर रहे हैं। मे मॉडल से शुरू हो रहे हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट फॉर्म आ रही है, और लास्ट में क्या आ रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो मे मॉडल का यूज करने का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक है, क्लियर? यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में क्या है? ब्लैंक है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है, और लास्ट में क्या आ रखा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या आ रखा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी है? फर्स्ट फॉर्म। हमेशा वहां पर कौन सी मॉडल वर्ब का यूज होता है? मे का। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा मे मॉडल से शुरू होना, उसके बाद सब्जेक्ट आना, मेन वर्ब की, सॉरी ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है वो, तो यहां पर यू को मैंने इंडिकेट करने के लिए कि मैं यू का प्रयोग दो के लिए करना चाहता हूं, तो डिटरमिनर के रूप में यहां पर बहुत का यूज हुआ है। ठीक है? तो मे मॉडल से शुरू होना और लास्ट में क्या लेना? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज विश, कार्ड्स या प्रे को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद अपन बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो अपने वाक्य का प्रकार है और इस चैप्टर का अंतिम प्रकार है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है कि वो एक्सक्लेमेशन शो करता है। एक्सक्लेमेशन कब होता है? सरप्राइज कह सकते हैं अपन। सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए अपन कह सकते हैं सडन चेंज इन फीलिंग्स। सडन चेंज इन फीलिंग्स,
जब भावनाओं में अचानक परिवर्तन होता है तो वहां पर एक्सक्लेमेशन या सरप्राइज का बोध होता है। और ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा किसका प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। कोई एग्जैक्ट इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अपन बात करते हैं अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल के बारे में। देखिएगा दो चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज हुआ है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आहा, ओ, हुर्रा, है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है यदि इनका यूज सेंटेंस की शुरुआत में है तो इनके ठीक बाद में किसका प्रयोग करेंगे आप, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अपन व्हाट या हाउ को एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज करके भी एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा इस स्थिति में सेंटेंस के लास्ट में किसका प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होगा। और यहाँ पर व्हाट या हाउ, व्हाट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा और हाउ यहाँ पर यूजुअली एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब व्हाट के बाद में नाउन लिया जाएगा। हाउ एडवर्ब का काम कब करेगा, जब इसके बाद में कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज हो। देखिएगा एग्जाम्पल, व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए स्टोरी, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ स्वीट इट इज। क्लियर। अब इनकी बात करते हैं। It is very delightful. Oh, he is tired. Hurrah! We have won the match. इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा व्हाट, व्हाट, हाउ या एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज हुआ है। क्लियर। एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड के ठीक बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। तो लास्ट में यहाँ पर देख लीजिएगा फुल स्टॉप का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, फुल स्टॉप का यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा इनके बाद में, इनके ठीक बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज नहीं हुआ तो सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज हो रहा है। तो एक चीज तो ये आप नोटिस करें कि एक्सक्लेमेटरी जो साइन है उसका यूज एक बार होगा, एक से अधिक बार कभी भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज नहीं होगा। क्लियर। देखो एक तो जनरली अपन कहते हैं एक्सक्लेम्ड, जनरल वे में एक्सक्लेम्ड, या अपन इसके लिए किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, सरप्राइज्ड। दूसरी बात एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्लियर। तीन तरह के सेंस अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड या सरप्राइज्ड नॉर्मली नॉट विथ जॉयनेस, नॉट विथ सोरोनेस, ओके, लेकिन जॉय के साथ, सोरो के साथ। क्लियर। जैसे मैं बात कहता हूं व्हाट ए फ्लावर, अच्छा किसी खूबसूरत वस्तु को देखकर, फूल को देखकर अपन कहें व्हाट ए फ्लावर, क्या हुआ, इट इज अ ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैंने किस में बदल दिया, असर्टिव सेंटेंस में। व्हाट अ स्टोरी, इट इज एन इंटरेस्टिंग, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। हाउ ब्यूटीफुल इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। यहां पे देखिए हाउ स्वीट इट इज वेरी स्वीट। तो यहां पे देखिएगा आप एक चीज
कि व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे हुआ, व्हाट अ फ्लोवा, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउन। क्लियर, देख लीजिएगा, नाउन के पहले आपने सूटेबल एडजेक्टिव का यूज किया है, सूटेबल एडजेक्टिव का यूज किया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर ए और एन का जो यूज है वो नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है, लेकिन इनका यूज किसके आधार पर होता है, किसके लिए होगा, नाउन के लिए, लेकिन किसके आधार पर होगा, इस एडजेक्टिव के इनिशियल साउंड के आधार पर होगा। ब्यूटीफुल, व्यू और एन इंटरेस्टिंग। ओके, आर्टिकल का यूज आपने समझ लिया होगा। तो यहां पे देखिएगा, नाउन के पहले मैंने किसका यूज किया, एडजेक्टिव का, किसकी जगह पर, व्हाट की जगह पे। अब देखिएगा यहाँ पे हाउ का, ठीक है, यहां पर देखो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी स्वीट। ब्यूटीफुल और स्वीट किसके लिए आया है, इट के लिए। इट क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, इट प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसके लिए प्रयुक्त होता है, नाउन के लिए। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज हुआ। इस प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए इनका किसका यूज हुआ, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर वेरी का यूज किसके रूप में हुआ, एडवर्ब के रूप में हुआ। वी कैन डिफाइन, वी कैन आइडेंटिफाई हाउ इज यूज्ड एज एन adverb in this sentence in such kind of sentences. ओके, यहां पर how का यूज adverb के रूप में हुआ है। अब यहां पे देखिएगा आगे, ओ हुर्रा, ये क्या करते हैं, जॉय, डिलाइट या सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए, डिलाइट, किसके लिए, डिलाइट या जॉय के लिए, डिलाइट या जॉय के लिए। ओ किसके लिए, सोरो, किसके लिए हो रहा है, सोरो, है ना। हुर्रे किसके लिए, डिलाइट या जॉय के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर इट इज वेरी डिलाइटफुल, है ना, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है ना। ओ ही इज डाइड, है ना, किसी की मृत्यु होने पर अपन क्या करते हैं, मतलब सोरो फील करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। रिग्रेट, क्या करते हैं, रिग्रेट की फीलिंग शो करते हैं, है ना। या इस तरह से अपन जो या डिलाइट की जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ में या व्हाट या हाउ से शुरू होकर जो है सेंटेंस बनता है। और या तो इन शब्दों के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। और यदि यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी साइन का जैसे यूज नहीं होगा व्हाट और हाउ के बाद में, तो सेंटेंस के एंड में होगा, सेंटेंस के अंत में होगा। तो इस प्रकार से अपन लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और उसको क्लियर कर चुके हैं कि सेंटेंस इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 4 प्रकार के साथ जो 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसका पैसिव स्ट्रक्चर तो नहीं बनता, लेकिन उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वहां पर इनका इंपॉर्टेंस रहता है। और खैर, जब अपन एक सेंटेंस चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, तो उनको जब अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सेंटेंस के प्रकार को दूसरे सेंटेंस के प्रकार में, जहां पर किसी भी प्रकार का सेंस चेंज नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो आई थिंक आज का जो पहला ग्रामर का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई मतलब भ्रम हो या कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन पुट अप करें, क्वेश्चन पूछें। मैं आपको जहां तक पॉसिबल होगा समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। डेफिनेटली बी श्योर और लर्न what is the definition of different kinds of sentences, as well as the different kinds of sentences and their structures and their examples, what they shows, what they express, where and in which condition they should be used. लर्न करें इसको, अच्छी तरह से आप समझें, अच्छी तरह से आप अपने स्तर पे एग्जाम्पल्स तैयार करें और इस प्रकार से वाक्य और उसके प्रकार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। केवल सीमित अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव वहाँ तक सीमित ना रहें
और अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।